हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल द भूइयां मांझी में। जय तिलका मांझी बाबा, जय बाबा दशरथ मांझी, जय तुलसी बीर, जय माँ सबरी, जय सभी समाजों की जय। चलिए आज हम लोग जेमिनाई से सवाल जवाब करते हैं। तो पहला सवाल है, आदिवासियों के संदर्भ में लोकुर समिति क्या कहता है? मुझे आदिवासियों के संदर्भ में किसी नूपुर समिति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हो सकता है कि आप लोग। जी कहिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। लो, लगता है आपकी बात बीच में ही रह गई। लोकुर समिति के बारे में बताओ, आदिवासियों के संदर्भ में क्या कहता है लोकुर समिति? लोकुर समिति, जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची के पुनरीक्षण के लिए सलाहकार समिति भी कहा जाता है, ने 1965 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इस समिति ने आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए कुछ विशेष मानदंड निर्धारित किए थे, जिनमें आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, समुदाय के संपर्क में संकोच और शैक्षणिक तथा आर्थिक पिछड़ापन शामिल है। क्या आप इस समिति के किसी खास पहलू के बारे में और जानना चाहते हैं? आप बताओ कि लोकुर समिति के नियमों पर भूंइया समाज कितना खरा उतरता है? भुइयां समाज, खासकर इसके पहाड़ी भुइयां वर्ग, लोकुर समिति के कई मानदंडों पर काफी खरा उतरता है। इनमें उनके आदिम लक्षण, विशिष्ट प्रकृति पूजा, भौगोलिक अलगाव और शैक्षणिक तथा आर्थिक पिछड़ापन शामिल है। इसी वजह से ओडिशा में इन्हें अनुसूचित जनजाति और कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का दर्जा दिया गया है। संक्षेप में बताओ, साक्ष्य और विश्लेषण के साथ। भुइयां समाज, विशेष रूप से पहाड़ी भुइयां, लोकुर समिति के मानदंडों पर खरा उतरता है, क्योंकि साक्ष्य दिखाते हैं कि उनमें आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति और प्रकृति पूजा, भौगोलिक अलगाव, बाहरी दुनिया से सीमित संपर्क और शैक्षणिक तथा आर्थिक पिछड़ापन मौजूद है। विश्लेषण ये कहता है कि इन्हीं विशिष्टताओं के आधार पर राज्य सरकारें और भारत सरकार इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देती है, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके और उनके विकास को बढ़ावा मिले। आपके हिसाब से लोकुर समिति पर भूंइया समाज पूरा तरह से खरा उतरता है? जी हाँ, मेरे विश्लेषण के अनुसार खासकर भुइयां समुदाय का पहाड़ी वर्ग लोकुर समिति के मापदंडों पर पूरी तरह से खरा उतरता है। उनकी जीवन शैली और सामाजिक आर्थिक स्थितियां इस बात की पुष्टि करती हैं। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या कोई और विषय चर्चा करना चाहेंगे? तीसरा सवाल का जवाब दो कि झारखंड के भूंइया और उड़ीसा के भूंइया में क्या अंतर है या नहीं? हाँ, झारखंड और ओडिशा के भुइयां समुदाय में कुछ मुख्य अंतर है, खासकर उनकी संवैधानिक स्थिति और जीवन शैली को लेकर। झारखंड में भुइयां समाज को मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि ओडिशा में इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है, जहां पौड़ी भुइयां को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह माना जाता है। इसके अलावा झारखंड के भुइयां मैदानी इलाकों और कृषि कार्यों से ज्यादा जुड़े हैं, जबकि ओडिशा के पहाड़ी भुइयां जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी पारंपरिक जीवन शैली बिताते हैं। क्या आप इन दोनों समुदायों के बारे में कुछ और विशेष जानकारी चाहते हैं? हम यह जानना चाहते हैं, क्या राज्य की सीमा बदलने से कैटेगरी में बदलाव होना चाहिए? आपके अनुसार क्या सही है? ये एक बहुत ही जटिल कानूनी और सामाजिक मुद्दा है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का अधिकार संसद के पास है, और ये दर्जा विशेष रूप से राज्य विशिष्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट के स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम मिलिंद मामले में भी ये स्पष्ट किया गया था कि राज्य सरकारें या अदालतें अपनी मर्जी से इन सूचियों में कोई बदलाव नहीं कर सकती। इसलिए वर्तमान कानूनी ढांचे के तहत किसी राज्य की सीमा बदलने से किसी समुदाय की कैटेगरी में बदलाव नहीं होना चाहिए, जब तक कि संसद इसके लिए कोई कानून न बनाए। क्या आप इस विषय के किसी और पहलू के बारे में जानना चाहते हैं? इसी विषय पर हम बात करना चाहते हैं। जबकि उड़ीसा में भूंइया जाति को एसटी कैटेगरी में रखा गया है और झारखंड में एससी में, क्या यह अनुचित है? क्या यह सही है? इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं या नहीं? ये स्थिति कानूनी रूप से सही है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूचियां राज्य विशिष्ट होती हैं। ओडिशा में भुइयां समुदाय का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी और वन क्षेत्रों में रहता है, जिससे उनके आदिम लक्षण और अलग संस्कृति बरकरार है। वहीं झारखंड में उनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां अलग प्रकार की हैं।
कानूनी दृष्टि से इसे सुप्रीम कोर्ट के मिलिंद मामले के अनुसार सीधे तौर पर अदालत में चुनौती देना संभव नहीं है, क्योंकि सूचियों में संशोधन करने का एकमात्र अधिकार संसद के पास है। क्या आप भूइयां समाज से जुड़े किसी विशेष प्रावधान के बारे में और जानना चाहते हैं? हाँ, इसी बात पर हम जानना चाहते हैं, क्या उड़ीसा का भूइयां एसटी कैटेगरी में है वो ठीक है, और झारखंड का भूइयां एससी में है, और झारखंड में ही भूइयां समाज से ही जुड़े एक घटवार समाज जो ओबीसी में है, क्या ये सब अलग अलग है सो ठीक है, या फिर एक हो जाना चाहिए? ये स्थिति विभिन्न राज्यों में मौजूद सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के आधार पर सही है। ओडिशा में भूइयां समुदाय की स्थिति उन्हें अनुसूचित जनजाति के दायरे में लाती है, जबकि झारखंड में उनकी परिस्थितियां उन्हें अनुसूचित जाति बनाती हैं। घटवार समाज भी अपनी अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के कारण ओबीसी में आता है। इन सबको एक हो जाने का निर्णय केवल संसद ही ले सकती है, और ऐसा करने के लिए विस्तृत अध्ययन और राष्ट्रीय आयोगों की सिफारिशों की जरूरत होगी। वर्तमान में इन्हें अलग अलग श्रेणियों में रखना कानूनी रूप से सही माना गया है। क्या आप इस विषय पर किसी विशेष पहलू पर और जानकारी चाहते हैं? अभी हम झारखंड में भूइयां जाति से बिलोंग करते हैं और हमें एससी कैटेगरी में रखा गया है, जबकि उड़ीसा में हमारे ही समाज की गोतिया सबको एसटी में रखा गया है। तो क्या हम यहाँ झारखंड में एसटी का मांग कर सकते हैं, इस बेस पे कि उड़ीसा में हम एसटी में हैं? कानूनी रूप से देखा जाए तो उड़ीसा में भूइयां जाति को एसटी का दर्जा मिलने के आधार पर आप झारखंड में सीधे तौर पर एसटी का दावा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूचियां राज्य विशिष्ट होती हैं। झारखंड आपकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों कानूनी रूप से देखा जाए तो उड़ीसा में भूइयां जाति को एसटी का दर्जा मिलने के आधार पर आप झारखंड में सीधे तौर पर एसटी का दावा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूचियां राज्य विशिष्ट होती हैं। झारखंड में आपकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों ठीक है, अगला सवाल है कि वर्तमान में भूइयां समाज की क्या स्थिति है शिक्षा और नौकरी पेशा के संदर्भ से? ठीक है, अगला सवाल है कि वर्तमान में भूइयां समाज की क्या स्थिति है शिक्षा और नौकरी पेशा के संदर्भ में? वर्तमान में शिक्षा और नौकरी पेशा के संदर्भ में भूइयां समाज में काफी बदलाव आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ी है और नई पीढ़ी में पढ़ाई लिखाई का स्तर पहले से काफी बेहतर हुआ है। सरकारी योजनाओं और छात्रवृत्तियों की मदद से ज्यादा युवा स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नौकरी पेशा की बात करें तो हालांकि ग्रामीण इलाकों में आज भी ज्यादातर लोग कृषि मजदूरी या दैनिक कामों में लगे हुए हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों में भूइयां समाज के लोग सरकारी नौकरियों, निजी कंपनियों और व्यापार में अपनी पहचान बना रहे हैं। क्या आप इस समुदाय के किसी खास क्षेत्र जैसे शिक्षा या राजनीति के बारे में और जानना चाहते हैं? शिक्षा और नौकरी पेशा के बारे में बताओ परसेंटेज में, कि कितना परसेंट में क्या है? सटीक और ताजे परसेंटेज आंकड़े पूरे भूइयां समाज के लिए पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस बारे में कोई विस्तृत या हालिया सरकारी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ पुरानी और स्थानीय रिपोर्टें बताती हैं कि पहले इस समुदाय में साक्षरता काफी कम थी, लेकिन अब इसमें सुधार आ रहा है। रोजगार के मामले में भी ज्यादातर लोग कृषि मजदूरी या दैनिक कामों में जुड़े हुए हैं। हालांकि शहरों में इनकी उपस्थिति बढ़ने लगी है। क्या आप इस बारे में कुछ और विशिष्ट जानकारी हासिल करना चाहते हैं? हाँ, भूइयां झारखंड के भूइयां और उड़ीसा के भूइयां समाज में तुलनात्मक अंतर बताओ। झारखंड और ओडिशा के भूइयां समाज में तुलनात्मक रूप से कुछ मुख्य अंतर देखे जाते हैं। संवैधानिक दृष्टिकोण से झारखंड में इन्हें अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि ओडिशा में इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। ओडिशा के भूइयां समुदाय का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी और वन क्षेत्रों में रहता है, जहां उनकी प्राचीन परंपराएं और प्रकृति पूजा अभी भी बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। इनमें पौड़ी भूइयां जैसे समूह शामिल हैं, जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह माना गया है। झारखंड के भूइयां समाज के लोग मैदानी और खेती वाले
इलाकों में ज्यादा बसे हुए हैं, जो आधुनिक व्यवसायों और जीवन शैली से भी जुड़ रहे हैं। क्या आप इनमें से किसी एक क्षेत्र के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? अब अब इन्हीं दोनों के बारे में समानताएं बताओ, क्या इन दोनों में समानताएं हैं? झारखंड और ओडिशा के भूइयां समाज में कई समानताएं हैं। सबसे पहले दोनों ही समुदाय स्वयं को भूमिपुत्र मानते हैं और उनका नाम भूमि शब्द से आया है। सांस्कृतिक स्तर पर दोनों प्रकृति के उपासक हैं और धरती माता तथा सूर्य देव की पूजा करते हैं। ऐतिहासिक रूप से दोनों ने ब्रिटिश हुकूमत और स्थानीय शोषकों के खिलाफ संघर्ष किया है और सामाजिक रूप से दोनों में पारंपरिक पंचायत व्यवस्था देखने को मिलती है। क्या आप किसी खास समानता के बारे में और जानना चाहते हैं? और थोड़ा डिटेल में बताओ। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले पहचान की बात करें तो जैसा मैंने बताया, दोनों ही समुदाय का नाम भूमि शब्द से आया है और ये खुद को धरती का बेटा यानी भूमिपुत्र मानते हैं। ये दर्शाता है कि दोनों ही समाजों का संबंध इस क्षेत्र के सबसे शुरुआती बसे हुए लोगों में से है। सांस्कृतिक रूप से प्रकृति पूजा इनके जीवन का मुख्य आधार है। दोनों समाज धरती माता और सूर्य देव को पूजते हैं और इनके यहाँ कृषि, फसलों और मौसम से जुड़े कई त्योहार मनाए जाते हैं। इतिहास की बात करें तो अंग्रेजों के शासन में दोनों ने ही अपनी जमीन, जंगल और अधिकारों की रक्षा के लिए कड़ा संघर्ष किया है और यहाँ के स्थानीय विद्रोहों में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। सामाजिक ढांचे की बात करें तो इनमें पारंपरिक पंचायत व्यवस्था का चलन है, जो गांव के स्तर पर फैसले लेने और विवादों को सुलझाने का काम करती है। क्या आप इनमें से किसी विशिष्ट समानता के बारे में और कोई गहराई से जानकारी चाहते हैं? नहीं। अब अगला सवाल, भूइयां समाज के देवी देवताओं के बारे में बताओ, जो उनके अपने देवी देवता हैं। भूइयां समाज के अपने देवी देवता मुख्य रूप से प्रकृति से जुड़े हुए हैं। ये धरती माता को बासुकी माता और सूर्य देव को धर्म देवता के रूप में पूजते हैं, जिन्हें ये अपने सर्वोच्च देवता मानते हैं। इसके अलावा गांव के स्तर पर ग्राम देवता या ठाकुरानी माई की पूजा की जाती है, जो गांव की रक्षा करती हैं। ये अपने पुरखों की आत्माओं का भी सम्मान करते हैं और समय समय पर उनकी पूजा करते हैं। क्या आप किसी विशेष देवता के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं? हाँ हाँ, जैसे कि तुलसी बीर, सबरी माता और बाबा दीना भद्री के बारे में। तुलसी बीर, सबरी माता और बाबा दीना भद्री, ये तीनों ही विभूतियां लोक कथाओं और स्थानीय परंपराओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। सबरी माता तो रामायण की पात्र हैं, जिन्हें उनकी भक्ति और विनम्रता के लिए जाना जाता है और आदिवासी तथा दलित समुदायों में उनकी बहुत श्रद्धा है। बाबा दीना भद्री बिहार और झारखंड के दलित समुदायों, खासकर मुसहर समाज के लोक देवता हैं, जिन्हें उनकी वीरता और शोषितों की रक्षा करने वाले के रूप में पूजा जाता है। तुलसी बीर के बारे में जानकारी थोड़ी अलग हो सकती है, क्योंकि ये लोक कथाओं में स्थानीय नायक या देवता हो सकते हैं। क्या आप इनमें से किसी एक के बारे में कुछ और विशेष जानना चाहते हैं? हाँ, तुलसी बीर के बारे में। मुझे तुलसी बीर नाम से किसी विशेष लोक देवता या ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में कोई दस्तावेजी जानकारी नहीं मिली। हो सकता है कि आप बिरसा मुंडा के बारे में सोच रहे हों, जो महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे और अपने जीवन के एक दौर में उन्होंने तुलसी के पौधे की पूजा करने और शुद्ध आचरण अपनाने पर जोर दिया था। क्या आप बिरसा मुंडा? ठीक है, तुमको तुलसी बीर के बारे में जानकारी नहीं मिलेगा, ये हम लोग का देवी देवता है। मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ। कई बार लोक देवताओं और स्थानीय परंपराओं के बारे में जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती और ये बहुत स्वाभाविक है कि वे आपके समुदाय के लिए अत्यंत पवित्र और पूजनीय हो। मैं इस बारे में जानकर और सीख रहा हूँ। क्या आप मुझे इनके बारे में कुछ और बातें बताना चाहेंगे? वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन आप बताओ कि भूइयां समाज के जितने भी महान और क्रांतिकारी लोग हुए हैं, उन सभी का नाम बताओ। भूइयां समाज का इतिहास बहुत समृद्ध और संघर्षपूर्ण रहा है और इस समुदाय ने कई स्थानीय विद्रोहों और आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि सभी अलग-अलग क्रांतिकारी नेताओं के नाम एक सूची में दर्ज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में हर किसी का दस्तावेजीकरण नहीं हो पाया है। क्या आप किसी खास क्षेत्र या कालखंड से जुड़े हुए नायकों के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, जैसे तिलका मांझी। तिलका मांझी भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महान और पहले आदिवासी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत की थी। वे संताल समुदाय से आते थे और उन्होंने 1784 में ब्रिटिश कलेक्टर ऑगस्टस क्लीव। हाँ, तो मैं बता रहा था कि तिलका मांझी ने 1782 में ब्रिटिश। वो संथाल से नहीं थे।
वह भूंइया समाज से थे। आपकी आपकी बात बात सही है। कुछ कुछ अलग 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 मतों मतों के अनुसार इतिहासकारों में इस बात पर सहमति नहीं है कि वे सीधे तौर पर किस समुदाय से थे। कुछ स्रोतों में उन्हें पहाड़िया समुदाय का बताया जाता है, जिन्हें जाबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास की जानकारी हमेशा पुख्ता सबूतों पर आधारित होती है, इसलिए अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं। ठीक है। क्या क्या आपके आपके मन मन में में इस इस विषय से जुड़ा कोई और सवाल है, या हम किसी दूसरी बात पर चर्चा करें? लोकूर समिति का जो 5 मापदंड है उसका विश्लेषण और साक्ष्य के साथ भूंइया समाज पर टिप्पणी करो। लोकुर समिति के 5 मापदंड आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए बनाए गए थे। आइए भूंइया समाज के संदर्भ में इनका विश्लेषण करते हैं। पहला मापदंड है आदिम लक्षण। भूंइया समाज विशेष रूप से पहाड़ी भूंइया आज भी अपनी पारंपरिक जीवन शैली और जंगलों पर आधारित आजीविका को संजोए हुए हैं, जो उनके आदिम लक्षणों को दर्शाता है। दूसरा मापदंड है विशिष्ट संस्कृति। इनके पास अपनी अनूठी भाषाएं, पारंपरिक अनुष्ठान, गीत, नृत्य और प्रकृति पूजा की परंपराएं हैं, जो इन्हें अन्य समुदायों से अलग करती हैं। तीसरा मापदंड है भौगोलिक अलगाव। भूंइया समुदाय का एक बड़ा हिस्सा दूर दराज की पहाड़ी और घने वन क्षेत्रों में रहता है, जहाँ तक आधुनिक सुविधाएं बहुत मुश्किल से पहुँचती हैं। चौथा मापदंड है बाहरी समुदायों से संपर्क में संकोच। पहाड़ी भूंइया के कुछ वर्ग आज भी मुख्यधारा के लोगों से मिलने जुलने में झिझक महसूस करते हैं और अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। पांचवा मापदंड है पिछड़ापन। आर्थिक और शैक्षणिक रूप से भूंइया समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी भूमिहीन और शिक्षा की कमी से जूझ रहा है। इन्हीं विशिष्टताओं के आधार पर कुछ राज्यों में इन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का दर्जा दिया गया है, ताकि इनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। अच्छा, किसी राज्य की सीमा पार होने के बाद किसी भी समाज का रहन सहन में परिवर्तन हो सकता है। हाँ, राज्य की सीमा पार करने के बाद किसी भी समुदाय के रहन सहन, संस्कृति और आर्थिक जीवन में परिवर्तन आना बहुत स्वाभाविक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग राज्यों में स्थानीय परिस्थितियाँ, भाषा, मौसम और सरकारी नीतियाँ अलग अलग होती हैं। ये सभी कारक मिलकर लोगों के जीवन पर असर डालते हैं। उदाहरण के लिए, एक राज्य में अगर किसी समुदाय का मुख्य पेशा खेती है, तो सीमा पार करने पर उन्हें मजदूरी या किसी दूसरे व्यवसाय से जुड़ना पड़ सकता है। क्या आप इस बारे में किसी खास समुदाय या क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, भूंइया समाज के बारे में जान रहे थे, आप तो पिछले बारे में बता चुके हैं। जी बिल्कुल, हम भूंइया समाज के बारे में ही बात कर रहे थे और इसके विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझ रहे थे। क्या आपके मन में इस बारे में कोई और सवाल है, या आप कोई और विषय चर्चा करना चाहेंगे? अभी के लिए इतना ही। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर आपके मन में कभी कोई और सवाल आए तो बेझिझक पूछिएगा। आपका दिन शुभ हो।